नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने बात करी थी सरकार और केंद्र सरकार के बारे में कि सरकार क्या होती है, सरकार के कौन कौन से अंग होते हैं और इनका गठन संविधान के अंतर्गत क्यों किया गया है। और वहाँ हमने सरकार के 3 भाग देखे थे, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो उसी वीडियो के अगला क्रम में हम आज व्यवस्थापिका को डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात पहले बता देता हूं कि आज का जो ये वीडियो है ये थोड़ा लंबा होने वाला है ना। तो आप उसको स्किप मत कीजिएगा, वरना आपको पूरा कंटेंट देखने को नहीं मिलेगा और आप कंटेंट अगर आधा अधूरा देखेंगे तो आपको टॉपिक पूरा समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका क्या होती है? हमारा जो मूल संविधान है, संविधान के अनुच्छेद 79 अनुच्छेद 79 के द्वारा प्रावधान किया गया है कि यहां पर एक राष्ट्रपति होगा देश का और 2 सदन होंगे जिनका नाम होगा लोकसभा और राज्यसभा, और इन तीनों का जो संयुक्त नाम है वो संसद दिया गया। अब यहां क्या होता है, कई विद्यार्थियों को कंफ्यूजन होता है कि संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ये ठीक है, लेकिन हम क्या मान लेते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा ही संसद है? नहीं, राष्ट्रपति भी संसद का एक अंग होता है। तो संविधान के अनुच्छेद 79 को अगर हम देखते हैं तो वहां हमें मालूम होता है कि पड़ता है कि राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये तीनों मिलकर के इनका संयुक्त नाम संसद कहलाता है, जो केंद्र सरकार के द्वारा होता है और केंद्र का संचालन होता है। अब चलिए व्यवस्थापिका का जो थोड़ा सा विश्लेषण है कि हमें क्या क्या चीज समझनी है और इस चैप्टर में हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं। तो यह हमारा व्यवस्थापिका जो है 2 भागों में विभाजित होती है, क्योंकि अकेला चना भाड़ नहीं जो हो सकता। हमारे यहाँ पर विकेंद्रीकरण की व्यवस्था, संविधान में केंद्रीकरण का निषेध है। तो संघीय व्यवस्थापिका और राज्य व्यवस्थापिका। केंद्रीय व्यवस्थापिका जो है हमारी संसद कहलाती है। संसद क्या है? भारतीय संघ की संघीय व्यवस्थापिका है, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति ये संयुक्त रूप से संसद के रूप में कार्य करते हैं, संसद कहलाते हैं। और जो राज्य व्यवस्थापिका वो राज्य स्तर पर होती है, जिसके अंदर राज्य विधानमंडल होते हैं। जैसे हमारे संसद को हम बांटते हैं लोकसभा और राज्यसभा में, वैसे ही हमारा विधानमंडल जो है विधानसभा और विधान परिषद में बटा हुआ होता है। तो आज अब हम आगे बात करेंगे सबसे पहले लोकसभा के बारे में कि लोकसभा क्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं लोकसभा के बारे में। लोकसभा का संगठन। लोकसभा के संगठन में हम बात करते हैं, हम इन 7 बिंदुओं के अंतर्गत सदस्य संख्या की, लोकसभा में कितनी सदस्य संख्या है, इसकी निर्वाचन जो प्रणाली है वो कैसा निर्वाचन होता है, सदस्यों के लिए क्या योग्यताएं निर्धारित हैं कि किस तरह से क्या क्या योग्यताएं लोकसभा के सदस्य में होनी चाहिए, लोकसभा और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, इनके जो अधिवेशन होते हैं, अधिवेशन का क्या नियम होता है, किस प्रकार के अधिवेशनों का आयोजन होता है, लोकसभा के अंदर कौन कौन से पदाधिकारी होते हैं, इनके जो अध्यक्ष होते हैं उनके क्या क्या कार्य होते हैं निर्धारित, और उन कार्यों के लिए उनके पास क्या क्या प्रदत्त शक्तियाँ होती हैं। तो आज हम लोकसभा को इन 7 बिंदुओं के अंतर्गत समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं सदस्य संख्या। सदस्य संख्या जो हमारे मूल संविधान में बताई गई है, मूल संविधान में कहा गया है, जब संविधान हमारा लिखा गया था तब मात्र 500 सदस्य संख्या थी लोकसभा की, और उसके बाद वर्तमान में जो संशोधन होते गए उसके बाद एट प्रेजेंट वर्तमान में जो है इसकी अधिकतम संख्या जो है वो 552 कर दी गई। और वो 552 किस तरह से, आइए समझते हैं कि राज्य के निर्वाचित क्षेत्रों से जो चयनित होकर के आते हैं, वहाँ जो राज्यों की जो सीटें दी गई है लोकसभा में वो दी गई है 530, और जो संघीय क्षेत्र हैं वहां से निर्वाचित सदस्यों की संख्या यहाँ पर है हमारी 20। और इन 2 के अलावा राष्ट्रपति यहाँ पर मनोनीत करता है, नियुक्त करता है 2 सदस्य। वो 2 सदस्य होते हैं जो कि एंग्लो इंडियंस होते हैं, आंग्ल भारतीय होते हैं। तो 530, 20 और 2।
टोटल 552 सदस्य हम यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं पॉइंट 2, निर्वाचन। सदस्यों का जो निर्वाचन होता है वो निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है। इनका जो चुनाव होता है, लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन चुनाव के द्वारा होता है। ये चुनाव प्रत्यक्ष रूप से आयोजित किए जाते हैं और यहाँ पर वयस्क मताधिकार के द्वारा इनका चयन किया जाता है। वयस्क मताधिकार के लिए हमारे देश में जो आयु सीमा निर्धारित की गई है वो 18 वर्ष निर्धारित की गई है। न्यूनतम 18 वर्ष जो है यहाँ पर भारत में वयस्क की आयु सीमा निर्धारित की गई है। यहाँ पर विशेष ध्यान देने की बात यह है कि लोकसभा का प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र जो है वो एकल सदस्यीय होता है। ये 1 नंबर के प्रश्न में भी हमारे पास कई बार पूछ लेता है कि लोकसभा का निर्वाचन क्षेत्र किस प्रकार का होता है, तो वहाँ हम लिखना होता है एकल सदस्यीय। करते हैं हमारे तीसरे पॉइंट, सदस्यों के लिए योग्यताएं। लोकसभा का जो सदस्य है उसके अंदर मतदान के लिए मतदाता की आयु तो 18 वर्ष निर्धारित की गई है, लेकिन जो सदस्य बनने के लिए योग्यता था, तो चुनाव में खड़े होने के लिए एक प्रत्याशी के रूप में वहाँ उपस्थित दर्ज होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित की गई, वो है 25 वर्ष। मतलब पहला तो व्यक्ति क्या होना चाहिए, भारतीय होना चाहिए, उसके पास भारतीय नागरिकता होनी चाहिए। भारतीय नागरिकता हो, उसकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष हो, अधिकतम आयु सीमा का यहाँ कोई निर्धारण नहीं किया गया है। अब वो सरकारी किसी भी लाभ के पद पर ना हो। सरकारी लाभ के पद में यहाँ पर दोनों प्रकार की सरकार शामिल है, केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, किसी भी प्रकार से वो सरकारी लाभ के पद पर कार्यरत नहीं होना चाहिए। और उसके अलावा जो सबसे विशेष बात होती है कि वह न्यायालय के द्वारा पागल या दिवालिया घोषित न हो। ये कुछ योग्यताएं जो है लोकसभा सदस्य के लिए निर्धारित की गई है। यहाँ पर हमारे यहाँ पर जो सबसे बड़ी कमी नज़र आती है वो यहाँ पर शैक्षिक योग्यताओं की है। तो उम्मीद है कि शायद आने वाले कुछ समय में और जागरूकता उत्पन्न हो और संविधान संशोधन की भी अपेक्षा की जा सकती है यहाँ पर, कि जैसे यहाँ पर लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य अर्थात जो भी राजनीतिक पद हैं उनके लिए शैक्षणिक योग्यता का भी प्रावधान किया जाए। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि वर्तमान में इस तरह की किसी भी प्रकार की शैक्षणिक योग्यता का प्रावधान लोकसभा सदस्य के लिए नहीं रखा गया है। अब हम बात करते हैं कार्यकाल की, कि लोकसभा सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो कार्यकाल हमारा जो मात्र 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष के इस कार्यकाल से पूर्व यदि प्रधानमंत्री को यह लगता है कि यहाँ पर वह संचालन में समर्थ नहीं है, तो वैसी स्थिति में प्रधानमंत्री की परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री के परामर्श पर। प्रधानमंत्री स्वयं नहीं कर सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री इसके लिए राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है। और यहाँ पर अगर हम बात करें कि क्या ऐसा हमारे संविधान में, हमारे भारत के इतिहास में हुआ है कि समय से पूर्व लोकसभा को भंग कर दिया गया है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अब तक 9 बार, अब तक संविधान के लागू होने से अब तक 9 बार लोकसभा को समय पूर्व भंग किया जा चुका है। अब बात करते हैं हमारे अगले बिंदु, अधिवेशन की तरफ। समझ में तो आ रहा है ना आप लोगों को, ये स्पीड ज़्यादा लग रही है तो चलो ठीक है, मैं थोड़ा सा स्पीड स्लो कर देता हूँ, दौड़ते हुए नहीं पढ़ूंगा, चाहे वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा तो थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा ताकि आपको आसानी से समझ में आए। तो अधिवेशन, अधिवेशन का मतलब थोड़ा टिपिकल वर्ड नहीं है, सिंपल भाषा में हम इसको मीटिंग कह सकते हैं या सभा कह सकते हैं। तो लोकसभा के जो अधिवेशन होते हैं वो अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा बुलाए जाते हैं, अर्थात तो जो इनकी बैठकें होती हैं, इनकी बैठकों का आयोजन जो है वो राष्ट्रपति करता है। और यहाँ पर जो इनकी समय सीमा निर्धारित है वो लगातार 2 अधिवेशनों में, लगातार जो 2 बैठक होती उनमें 6 माह से अधिक का समय अंतराल नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि हर 6 महीने के अंदर एक बार अधिवेशन बुलाना लोकसभा का अनिवार्य माना जाता है। लोकसभा के पदाधिकारी जो हैं वहाँ अनुच्छेद
अनुच्छेद 93 जो है वो प्रभावी है और उसके अनुसार ये प्रावधान है कि लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो सदस्य अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष जो है लोकसभा का चुनते हैं, और लोकसभा के इन अध्यक्ष उपाध्यक्ष को अपने पद से हटाया भी जा सकता है। लेकिन कैसे हटाया जाता है वहाँ पर हम बात करें तो लोकसभा सदस्यों का यदि बहुमत होता है तो एक प्रस्ताव रख करके उन्हें अपने पद से हटाया जा सकता है, लोकसभा के पदाधिकारियों को, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को। और ये जो प्रस्ताव रखा जाता है उन्हें पद मुक्त करने का, पदच्युत करने का, वहाँ इस संबंध का जो प्रस्ताव है इसके लिए कम से कम 14 दिन पहले अर्थात 2 सप्ताह पूर्व सूचना देनी पड़ती है। मतलब प्रस्ताव रखने से 14 दिन पूर्व सूचित करना होता है कि इस प्रकार का प्रस्ताव पेश किया जाएगा, ताकि सभी सदस्यगण भी उस पर चिंतन मनन कर सकें और शीघ्र और सही तरीके से निर्णय वहाँ पर हो पाए, क्योंकि एक बहुत बड़ा विषय होता है लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को उनके पद से हटाने का। अब हम बात करते हैं हमारे अगले पॉइंट की। लोकसभा अध्यक्ष के कार्य और शक्तियाँ, जो हमारा इसका अंतिम पॉइंट, उस पर हम बात करते हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं कि लोकसभा की समस्त जो बैठकें होती हैं, जिन बैठकों का, अधिवेशनों का आयोजन होता है, उन सब की बैठकों की, जो लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता जो है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है, और उस दौरान सदन में शांति व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखना लोकसभा अध्यक्ष का दायित्व होता है। लोकसभा के सभी कार्यक्रम और कार्यवाही जो है उनको सुनिश्चित लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है, और यहाँ पर जो मत रखे जाते हैं, अपनी बात रखी जाती है, तो विभिन्न विषयों के संबंध में वाद विवाद जो सदन में होता है, संसद में होता है, लोकसभा के अंदर, उनके लिए जो समय है वो सुनिश्चित करना लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा होता है। यहाँ पर जो लोकसभा अध्यक्ष है वो कई सारी समितियों का पदेन सभापति होता है, और कुछ प्रवर समितियों का जो वो है सभापति नियुक्त करता है। इसके बाद सदन की जो भी कार्यवाही होती है लोकसभा, और उनके बारे में राष्ट्रपति के साथ जो पत्र व्यवहार होते हैं वो भी लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किए जाते हैं। तो ये अब तक जो हमने ये 7 बिंदु पढ़े वो थे हमारे लोकसभा जो है, जिसको हम यहाँ पर निम्न सदन भी कहते हैं, इसके संगठन के संबंध में था। और अगला जो हमारा पार्ट अब शुरू कर रहे हैं इसके बाद वो है हमारा राज्यसभा का। राज्यसभा का संगठन समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। तो लोकसभा के बाद अब हम बात करते हैं राज्यसभा के गठन की। राज्यसभा का संगठन समझने का प्रयास करते हैं, उसमें भी हम बिल्कुल इन्हीं 7 बिंदुओं के तहत राज्यसभा को समझने का प्रयास करेंगे कि राज्यसभा का संगठन किस प्रकार का होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करें तो राज्यसभा जो है संसद का द्वितीय सदन है, और इसे उच्च सदन भी कहा जाता है। अब यहाँ इसे उच्च सदन क्यों कहा जाता है, यह प्रश्न सबसे पहले आता है। लोकसभा अस्थायी सदन है, जिसका जो कार्यकाल है उससे पूर्व उसको भंग किया जा सकता है, जबकि राज्यसभा के विषय में ऐसा नहीं होता है। यहाँ जो है राज्यसभा को समय से पूर्व भंग नहीं किया जा सकता, इसलिए इसे स्थायी सदन या उच्च सदन भी कहा जाता है। अब लोकसभा और राज्यसभा की अगर हम बात करें तो लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अधिक शक्तियां प्राप्त हैं, जबकि राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में शक्तियां जो है वो कम प्राप्त होती हैं। अब हम चलते हैं हमारे पहले बिंदु राज्यसभा के सदस्यों की सदस्य संख्या की तरफ। संविधान में अधिकतम 250 सदस्य संख्या
है और वर्तमान में 245 सदस्य संख्या है। यहाँ पर इनमें 12 सदस्य जो हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। वो 12 सदस्य कौन हो सकते हैं? ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति अपनी मर्जी से जो है वो किसी को भी मनोनीत कर ले, उसके लिए कुछ निर्धारित मापदंड होते हैं। उसके लिए जो प्रावधान है वो इस तरह से है कि कला, साहित्य, विज्ञान या समाज सेवा या खेल भी हो सकता है। इन विषयों के बारे में, इन क्षेत्रों में ये तो वो व्यक्ति विशेष ज्ञान रखता हो अथवा उस विषय क्षेत्र में अनुभवी हो, ऐसे व्यक्तियों को राष्ट्रपति जो है राज्यसभा सदस्यों के रूप में मनोनीत कर सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं हमारी निर्वाचन पद्धति की। राज्य विधानमंडलों के द्वारा यहाँ पर निर्वाचित किए जाते हैं और सभा सदस्यों का जो निर्वाचन होता है वो चुनाव जो होता है यहाँ पर वो चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा किया जाता है। किस प्रकार से होता है? वापस सुनिएगा। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है, निर्वाचन किया जाता है। यहाँ पर राज्यों और संसदीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा भी चयन यहाँ पर होता है। तो ये था हमारा निर्वाचन का। जिस प्रकार से लोकसभा के सदस्य बनने के लिए कुछ योग्यताओं का निर्धारण किया है, उसी तरह से राज्यसभा सदस्यों के लिए भी कुछ योग्यताएं जो हैं वो निर्धारित की गई हैं और उनमें केवल एक ही योग्यता में अंतर है जो आयु सीमा से संबंधित है। बाकी लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए सदस्य जो योग्यता हैं वो बाकी की सब एक जैसी हैं। तो वापस मैं रिपीट कर देता हूँ। नंबर 1 कि वह भारतीय हो, अर्थात उस व्यक्ति के पास भारतीय नागरिकता हो, उसकी न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, अधिकतम आयु सीमा का कोई प्रावधान यहाँ पर नहीं किया गया है। वो व्यक्ति केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार के किसी भी सरकारी लाभ के पद पर आसीन ना हो, किसी भी सरकारी जो लाभ का पद है उसका लाभ नहीं उठा रहा हो और न्यायालय के द्वारा, देश के किसी भी न्यायालय के द्वारा दिवालिया अथवा पागल घोषित ना हो तो ही वह राज्यसभा का सदस्य बन सकता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो कार्यकाल की है, क्योंकि ये कार्यकाल जो लोकसभा और राज्यसभा में अंतर का सबसे बड़ा कारण है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है। लोकसभा को हम समय से पूरे आने की 5 वर्ष पूरे होने से पहले भंग कर सकते हैं, जबकि राज्यसभा के संबंध में ऐसा नहीं होता है। इसी कारण से इसे स्थायी सदन भी कहा जाता है और उच्च सदन भी कहा जाता है। अब यहाँ पर बात करें तो होता किस प्रकार से है, इनके अंदर लोकसभा एक साथ भंग होती है, एक साथ पूरा मंत्रिमंडल का गठन होता है, लेकिन राज्यसभा में क्या होता है? और राज्यसभा में हर 2 वर्ष के अंदर 1/3 सदस्य जो है वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं, रिटायर्ड हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं, पद मुक्त हो जाते हैं और इस तरह से उनका रोटेशन चलता रहता है। लेकिन कभी भी एक साथ ये सदन ये भंग नहीं होता है। इस कारण से राज्यसभा को हम स्थायी सदन कहते हैं। अब बात करते हैं हम हमारे अगले बिंदु अधिवेशन की, कि राज्यसभा का जो अधिवेशन है वो अधिवेशन का संचालन फिर राष्ट्रपति के द्वारा होता है। राष्ट्रपति यहाँ पर अध्यक्ष के रूप में काम करता है और वहीं यहाँ पर प्रधान होता है। अब इसके बाद जो हम बात करें कि पदाधिकारियों के बारे में, तो पदाधिकारी जो हैं वो राज्यसभा के पदाधिकारी कौन होते हैं देखते हैं। राज्यसभा में 2 प्रमुख पदाधिकारी होते हैं, एक सभापति और दूसरा उपसभापति। राज्यसभा में जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का सभापति
होता है। और उपसभापति जो है वो राज्यसभा सदस्यों में से ही वो अपना एक उपसभापति का चयन करते हैं। अब यहाँ पर सभापति और उपसभापति का जो कार्यकाल होता है वो अलग अलग होता है। वो किस तरह से होता है? सभापति जो होता है, सभापति का कार्यकाल केवल 5 वर्ष का होता है, जबकि उपसभापति का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि सभापति जो है वो उपराष्ट्रपति होता है और उपराष्ट्रपति का स्वयं का कार्यकाल ही 5 वर्ष का होता है। और यहाँ पर जो राज्यसभा का जो उपसभापति वो उन सदस्यों में से ही होता है, उसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, इसलिए उपसभापति का कार्यकाल भी 6 वर्ष का ही होता है। इसके बाद हम बात करेंगे इनके कार्य और शक्तियों के बारे में, क्योंकि अब तक हमने लोकसभा, राज्यसभा, इनका जो है संगठनात्मक रूप देखा। अब अगला जो अपन पार्ट शुरू कर रहे हैं उसमें हम पढ़ेंगे इनके कार्य और शक्तियों के बारे में, जिसमें हम तीनों के बारे में पढ़ेंगे, संसद, लोकसभा और राज्यसभा। इन तीनों के कार्य और शक्तियाँ क्या क्या होती है उनके